ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में सबसे पहले जो अपने को जानना है वो ये कि एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ना क्या है। तो बेंजीन के बारे में पढ़ना है। ये बेंजीन के ऊपर कोई भी एक ग्रुप जैसे क्लोरीन लगा हो तो इसको क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन बोल लेंगे, है ना। टॉल्यूइन के बारे में पढ़ना है। नाइट्रोबेंजीन के बारे में पढ़ना है। नाइट्रो। एसिटोफिनोन के बारे में पढ़ना है। ये सब कुछ कंपाउंड है जिनके बारे में अपने को पढ़ना। सिंगल सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ना है, डबल सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना। और सबसे पहले अपन बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लिखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एज सच कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ जो थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो पहले से पता है तुम्हें वो पता होना चाहिए। पीएच एमजीएक्स जानते हो ना तो लोग। पीएच क्या है? फिनाइल ग्रुप। तो इस पीएच एमजीएक्स का रिएक्शन में पीएच पे नेगेटिव चार्ज है और एमजीएक्स पे पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर किसी भी एचएक्स के साथ रिएक्शन कराओ जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो तो पीएच एच का फॉर्मेशन होगा और एमजीएक्स2 बनेगा। ये पीएच एच क्या है बे? बेंजीन। पीएच क्या होता है? C6H5। तो पीएच एच क्या बनेगा? C6H6, मतलब बेंजीन का फॉर्मेशन हो। ठीक है। हाँ, इसी पीएच में जैसे मान लो कि बेंजीन ग्रुप लगा हुआ, इसमें कहीं इस जगह पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर और इस जगह NO2 लगा दिया तो ठीक है, यहीं पर जो कंपाउंड बनेगा वो नाइट्रोबेंजीन बन जाए। ठीक है, उसी कंपाउंड में। छापो जल्दी से। छापोगे क्या फिर? दोनों। दोनों रिएक्शन लिखिए, दोनों छाप लेना, एक NO2 वाला एक विदाउट NO2 वाला। ठीक है। लिख लिया होगा। अगला रिएक्शन है भाई एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, मतलब एरोमेटाइजेशन रिएक्शन से भी बेंजीन बनाया जाता है। और ये दोनों मेथड जो अभी बताने जा रहा हूँ ये दोनों ही मेथड पढ़ा चुका हूँ मैं, पर उसको मैं लिखूंगा नहीं अभी, उसको तुम लिखोगे। ठीक है। तो एक रिएक्शन है जो कि बनाया जाएगा हेक्सेन से, नॉर्मल हेक्सेन से बनाना है तुम्हें बेंजीन। और एक है एसिटिलीन से बनाना है तुम्हें बेंजीन। इन दोनों से बेंजीन बनाना। रिएजेंट क्या यूज होंगे वो तुम लिखोगे, मैं नहीं। ठीक है, अपने मन से लिख लो जल्दी से। ये रिएक्शन भी पढ़ा है बाई डी कार्बोक्सिलेशन, पर वो दोनों रिएक्शन में ऊपर तीर के ऊपर एरो लिखना है, जल्दी से लिखो। ठीक है, जल्दी लिखो।
लिख लिया? अबे लिख लिया ना? यहाँ पर ऊपर वाले में यहाँ पर कौन सा रिएजेंट क्या मिलाएंगे बे? क्या? Cr2O3 या फिर V2O5 या फिर सॉरी मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ये होगा प्लस क्या रहेगा बे? क्रोमियम ऑक्साइड। साथ में कितना टेम्परेचर रहेगा? 500 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 एटीएम से 20 एटीएम प्रेशर रहेगा। ठीक है, ये कुछ कंडीशन है, बहुत स्पेसिफिक कंडीशन है, इसलिए तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अरे सॉरी, ये क्रोमियम लिख दिया क्या यहाँ पे? हाँ, एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम रहेगा, Al2O3 रहेगा, क्रोमियम तो लिख ही चुके थे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रहेगा। ठीक है, ये सारी कंडीशन अपने मन से कितने लोग लिख पाए थे बिना पीछे देखे? लिखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ यहाँ पर जो कंडीशन है, फिर से यहाँ 2 लिख दिया मैंने। आज दिमाग सही से काम नहीं कर रहा क्या यार? यहाँ क्या लिखेंगे इसको? कॉपर ट्यूब लिखे हो या आयरन ट्यूब? अब एनसीईआरटी में आयरन ट्यूब लिखा है तो हम भी आयरन ट्यूब ही लिखेंगे, और 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे, तब जाके ये बेंजीन का फॉर्मेशन हो। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तुम्हें याद होगा, RCONA था और इसमें NaOH का रिएक्शन कराए थे इन प्रेजेंस ऑफ क्या? कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड, ये भी सॉलिड था। ऐसा डब्बा बनाए थे, डब्बे के अंदर क्या लिखा है? सोडियम कार्बोनेट, दिख रहा है? और डब्बे के बाहर क्या था? RH। ये याद आ रहा है एल्केन बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन? याद है ना? बस यही R की जगह पे अगर मैं बेंजीन लगा देता तो यहां भी R की जगह पे क्या लगेगा? बेंजीन। देख रहा? सेम वही रिएक्शन। और इसको डीकार्बोक्सिलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप गायब हो रहा है। इसी बेंजीन रिंग में अगर कहीं पर CH3 लगा हो तो इस बेंजीन रिंग में भी क्या लग जाएगा? CH3 लग जाएगा। देख रहा? देख रहा है ना बे? वो जो टॉल्विन बना है, ये मेटाटॉल्विन है या पैराटॉल्विन है बे? हाँ, खाली खाली टॉल्विन है ये, है ना, और तो टॉल्विन नहीं। 3 रिएक्शन लिखे थे, तीनों लिखो। कुछ लोग कहेंगे कि कहाँ 3, यहाँ तो एक ही लिखा हुआ है। वो जो मिटा मिटा के लिखे वो भी लिखना है। कल तो लोग का कोई टेस्ट है? कल सैटरडे है? कल सैटरडे है क्या? अरे यार, नहीं, मुझे लगा आज सैटरडे है। ये वाला वीक जल्दी निकल ही नहीं रहा यार। जा रहे हैं बस दूर, तुम लोगों से दूर जा रहे हैं बस। काश छोड़ पाते। अगला लिखो, बाय रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल है, इसका रिएक्शन जब भी जिंक डस्ट के साथ कराते हैं, जिंक डस्ट के साथ बस हीट कर दो, कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ये जो जिंक होता है ये ऑक्सीजन को खा जाता है और बेंजीन बनाता है, और इधर जिंक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और एक और रिएक्शन जो कि अभी तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, बस जब डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ाएंगे। लिखो बाई डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट जानते हो तुम लोग? अरे स्पेलिंग नहीं है यार, कंपाउंड।
ये जो कंपाउंड होता है इसको हम डाई एजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। एक छोटा सा दिक्कत दिख रहा होगा तुम्हें ये बनाते टाइम। क्या दिक्कत दिख रहा है? नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसके साथ एक कोई ना कोई एक्स माइनस होगा जो आयनिक बॉन्ड बना के इसके साथ हो, ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनाया रहेगा। इस पूरे कंपाउंड को हम लोग डाईएजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। अब डाईएजोनियम सॉल्ट की एक अच्छी बात ये होती है कि जब भी इसको किसी एलिफेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये N2 रिमूव कर देता है और बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। तो नाइट्रोजन गैस निकलता है और बचा खुचा बेंजीन बन जाता है, ठीक। छाप लिया? कल जिसको यहाँ बैठा थे वो कहाँ है? आज नहीं है ना? या चश्मा पहन के कहीं बैठे हैं? नहीं गए थे, चश्मा निकाल के आए तो इसलिए पहचान में नहीं आ रहा। ये प्राणी का, इसका तो खैर कोई ऐसा इशू नहीं। लड़के सब रोज टाइम पे ही आ जाते हैं, कोई और काम ही नहीं है तो क्या ही करेंगे बेचारे, क्लास ही चल लेते। नहीं, अच्छी बात है, कोई और काम होना भी नहीं चाहिए पढ़ाई के अलावा, और कोई काम नहीं होना चाहिए। लिखो अगला, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स की ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से आते, ठीक है। ये जो अभी मैंने पढ़ा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये सिलेबस में है, बस कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, पर ज़्यादा क्वेश्चन केमिकल प्रॉपर्टी से आता है। और केमिकल प्रॉपर्टी में एक खास केमिकल प्रॉपर्टी उससे ज़्यादा आता है। तो पहला रिएक्शन है, इसको हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। एडिशन रिएक्शन में दो तरह की एडिशन रिएक्शन अपने को पढ़नी है, एक हाइड्रोजनेशन और एक हेलोजिनेशन। हेलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज की नहीं पढ़नी, एल्काइन की भी ऐसा नहीं। वैसे ही है ज़्यादातर वही प्रॉपर्टी, ब्रांचिंग बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जैसे अफेक्ट होता है वैसे ही। जो अगला रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन या कंबशन बोल सकते हो इसको। तीसरा है ओजोनसिस और चौथा रिएक्शन है वो है ईएस रिएक्शन। पूरा लिखते हैं इसको, अरे यार इलेक्ट्रोफिलिक की स्पेलिंग नहीं आती, ईएस रिएक्शन लिखेंगे। ईएस रिएक्शन का फुल फॉर्म जानते हो ना तो लोग? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। आज कोशिश करेंगे पूरा निपटा दें, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। अगली क्लास से हेलो एल्केन्स स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको ख़त्म करके ही जाऊं। एल्कोहल आके शुरू करेंगे चैप्टर, एल्कोहल चैप्टर आके शुरू करेंगे, एल्कोहल चैप्टर आके शुरू करेंगे। छाप लिया? लिखो पहला एडिशन रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्रोजनेशन। बेंजीन में तुम्हें पता है कितने पाई बॉन्ड होते हैं? 3। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3 हाइड्रोजन लगेंगे। और तुम्हें पता है कि ये जब तीनों हाइड्रोजन ऐड होंगे और तीनों पाई बॉन्ड गायब होगा तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन, है ना। हाँ, यहाँ पर जो कंडीशन है, निकल लेते हैं, पैलेडियम लेते हैं और प्लेटिनम लेते हैं। ये चारों जब ये तीनों
कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो ये हाइड्रोजनेशन वाला जो रिएक्शन है ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है? अरे कितने पे होता है बे? 300 से 350 पे होता है। पर बेंजीन का हाइड्रोजनेशन इन्हीं तीनों कैटलिस्ट के साथ, और दुनिया का कोई भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं तो 300 से 350 पे हो जाता है। खाली बेंजीन का जो हाइड्रोजनेशन है वो 400 450 लेता है। ऐसा क्यों होता है बे? बेंजीन क्या होता है? एरोमेटिक। अब एरोमेटिक होगा तो जल्दी से रिएक्ट करना, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल पे? तो जल्दी रिएक्ट करना चाहेगा कि नहीं रिएक्ट करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। पर रिएक्ट करवाना है तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बेंजीन है। दूसरा है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में मेनली अपने को क्लोरीनेशन के बारे में ही पढ़ना है। अगर बेंजीन है और 3 पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे कितने क्लोरीन लगेंगे? 3 क्लोरीन लगेंगे ऐड होने के लिए। और ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हाई हीट में होती है, ऐसे नहीं होती, ठीक है। और तीनों जगह पे ऐसे बॉन्ड तोड़ना, सब जगह पे क्लोरीन जोड़ना, जो बनना होगा वही बनेगा, ठीक है। और सही से बनाओगे तो ये एक कंपाउंड बनता है, ठीक है। Cu नहीं लिखा है, Cl लिखा है, ठीक है। इस कंपाउंड का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनता है C6H6Cl6, ठीक है। इस कंपाउंड का IUPAC नाम लिख सकते हो, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, यही बनेगा ना बे? ये हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनेगा, या 1 2 3 4 5 6 लिखना पड़ेगा? लोकेंड लिखना जरूरी है? बिना लिखे भी काम चल जाएगा? बिना लिखे काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्लोरीन ये भी पॉसिबल है कि हेक्साक्लोरो, तो ये भी है, दो दो जगह क्लोरीन लग जा, देख रहा है ना। तो ये भी हेक्साक्लोरोबेन साइक्लोहेक्सेन ही है, तो अपने को लोकेशन भी बताना पड़ेगा, लोकेंड भी लिखना पड़ेगा। तो इसका कॉमन, इसका जो IUPAC नेम आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कहाँ जा रहा है? जगह की कमी है यार। हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ये आता, ठीक है। ये IUPAC नेम है। पर इस कंपाउंड का एक केमिकल नेम भी है जो इसको ये बताता है, इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है अगर देखेंगे तो बेंजीन C6H6 है और प्लस हेक्सा क्लोरीन है, तो इसको हम बेंजीन हेक्सा क्लोराइड भी बोलते हैं, केमिकल नेम है इसका, ठीक है। इन शॉर्ट शॉप्स पे ये BHC नाम से बिकता है, ठीक है, जो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का शॉर्ट फॉर्म, ठीक। केमिकल नेम इसका क्या है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। IUPAC नेम क्या है? 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। पर इसका एक कॉमन नेम भी है जिसको हम लोग गैमेक्सीन बोलते हैं। आई होप की स्पेलिंग सही हो। गैमेक्सीन बोलते हैं। गैमेक्सीन जानते हो ना किस काम में आता है? वे चाय में मिलाने काम में आता है, कॉफी में? चाय कॉफी में नहीं मिलाते, पेस्टिसाइड है ना। जिससे दुश्मनी है उसकी चाय कॉफी में मिलाने काम में आ सकता, पर चाय कॉफी में ऐसे नहीं मिला, ठीक है। बहुत ही टॉक्सिक होता है। और अगर, हाँ, कुछ लोग इसका इस्तेमाल डिप्रेशन से ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं इसको, है ना, कि डिप्रेस हो गया तो खा लिया, फिर उसके बाद सारा डिप्रेशन ख़त्म, है ना। बहुत सारे लोग करते हैं इसका काम। ऐसा काम नहीं करना। अगर तुम्हें सुसाइड करने का मन है तो, अरे पूरा तो सुन ले, यस सर पहले ही बोल दिया इसने।
तो ये चीज़ सबसे लास्ट में तुम्हारे लिस्ट में होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये बहुत हाँ बहुत ही पेनफुल डेथ देता है, इसको मत ही खाना, ठीक है। अगर तुम्हारे सुसाइड करने मन है तो मेरे पास आना, मेरे पास अच्छे तरीके हैं थोड़े। बता देंगे। सुसाइड के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ मैं तुम्हें। ये कह रहा है क्वेश्चन दे देंगे अपने सुसाइड कर लेंगे। क्या कह रहा है? देखो गैमेक्सिन बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अगर तुमने इसको खा लिया, ठीक है, तो तुरंत नहीं मरोगे, 3-4 दिन लगेगा मरने में, पर हाँ बेकार है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। तुरंत वाला, तुरंत वाला तो यहाँ ऊपर छत से कूद जाओ, क्या ही करोगे। रेलवे लाइन है, वहाँ चले जाओ, वहाँ थोड़ा बदबू आती है बस। ये तुम सही में सुसाइड करने का सोच रहे हो क्या? अभी रिजल्ट आ जाने दो। एडिशन रिएक्शन, हाँ ठीक है। नहीं देखो, सुसाइड वुसाइड करना खैर अच्छी बात नहीं है, और वैक्सीन खा के सुसाइड करना तो और भी खराब बात है। हमारे यहाँ पे कॉलेज में एक स्टूडेंट ने खा लिया था, मेरे साथ का क्लासमेट था, तो उसने खा लिया था। हाँ हाँ, नहीं मजाक, मैंने नहीं खिलाया था यार, मैं क्यों खिलाऊंगा। हाँ, ट्रायल कर रहा था, मैं ट्रायल नहीं कर रहा था। चाय में, चा, चाय बिना बिना चीनी वाली, बिना दूध वाली, यही चाय पीता हूँ। मैं चाय नहीं पीता हूँ, काढ़ा पीता हूँ। छाप लिया, वेरी गुड। अगला क्या रिएक्शन था? कंबस्शन। बेंजीन, अगर कोई कंपाउंड लेते हैं, जैसे बेंजीन जैसा ही कुछ ले लो, C6H6 है, और ऑक्सीजन के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराया जाए तो CO2 बनेगा, और क्या बनेगा फिर? H2O बनेगा। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेना। और ये एक रिएक्शन है, ये पहले भी करा चुके हैं, पर क्योंकि बेंजीन पढ़ा रहे हैं। तो ओजोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, फिर उसके बाद उसमें जिंक वाला पानी डालेंगे तो क्या बनेगा वो बताना है, तो ठीक है। कर लिया बैलेंस। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे 6CO2 बनेगा, यहाँ पे 6H2O बनेगा, और यहाँ कितना ऑक्सीजन लग रहा है? 15/2 दिख रहा है। अब बाई 2 अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम इससे डिवाइड कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है।
यहाँ जो कंपाउंड बनेगा इसमें ये जो पाई बॉन्ड है ये टूटेगा, अरे यार सारे ही पाई, दोनों ही पाई बॉन्ड टूटेंगे ना। यहाँ सी एच है, यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ रहेगा और इधर एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन ऐसे जुड़ेगा, ऐसे ही यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन होगा, यहाँ ऑक्सीजन ऐसे जुड़ेगा और इन दोनों के बीच में भी यहाँ बॉन्ड होगा। क्या बना रहा हूँ मैं, गलत बना दिया। और ये जुड़ता है, ठीक है। अब इसलिए बहुत खतरनाक सा कंपाउंड है, क्या करेंगे इस पे, पानी डाल देंगे। तो जिंक वाला पानी डालेंगे ताकि जिंक उसको ऑक्सीडाइज होने से बचा ले। फाइनली जब सही से बनाओगे तो ये ग्लाइऑक्सल का फॉर्मेशन होता है, 3 मोल ग्लाइऑक्सल बनता है। ये पहले भी कराया हुआ है ना, ये कितने लोग पूरा सही से ही कर पाए थे, ठीक। लिखो अगला रिएक्शन जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्या हुआ, छापे नहीं थे क्या? 50 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास। कर लिया होगा, लिखो ईएस रिएक्शन, या फुल फॉर्म लिखे तो ज़्यादा सही है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें लिखो बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव generally gives, benzene and its derivative generally gives electrophilic aromatic substitution reaction। और ये कैसे देते हैं, देखो कोई भी बेंजीन है या उसका डेरिवेटिव है, पहले प्लेन बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आता है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आएगा क्योंकि इसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड है, तो इलेक्ट्रोफाइल इससे अट्रैक्ट होंगे और न्यूक्लियोफाइल रिपेल हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करता है और ये पाई बॉन्ड टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल शिफ्ट होता है, ये मैंने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पढ़ाया होगा। तो ये बनता है, यहाँ पर देख ये H बना, यहाँ पे E बना और ये पॉजिटिव चार्ज, देख रहा है, यही बनता है, यही बनेगा ना बे। ये E तो समझ में आ रहा है, H कहाँ से आया बे, H पहले से था, ठीक है। अच्छा देखो ये जो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक का तरीका है ना, ये थोड़ा सा मैंने गलत बना रखा है अब, क्योंकि मेरी आदत है मैं ऐसे ही बनाता हूँ। एक्चुअली में जो बेंट एरो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है, डेफिशिएंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज को मैं ऐसे अगर शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये एरो टेक्निकली गलत, ठीक है। एक्चुअल में जो एरो बनना चाहिए था वो ये वाला बनना चाहिए था, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होके इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो जो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन होता है वो जाके इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, या इलेक्ट्रोफाइल जाके बेंजीन पे अटैक करता है। दोनों एक ही बात है, हवा में रहते हैं दोनों, एक दूसरे के पास आते हैं, है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं, पर जो रिप्रेजेंटेशन है एरो का, बेंट एरो का, वो ये कहता है कि जो एरो बनना चाहिए वो इधर से इधर बनना चाहिए। तो हमेशा कभी कभी एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा अटैक सही रिप्रेजेंटेशन है ना। उसमें बस तुम ये चेक करना कि जो एरो बना हुआ है वो इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ बना हुआ है, ना कि डेफिशिएंट से रिच की तरफ। मैंने यहाँ पे एरो कैसे बनाया है, डेफिशिएंट से रिच की तरफ, जो कि ये
टेक्निकली गलत, ठीक है, रूल वाइज जो एरो का रूल है उससे उसके हिसाब से गलत है, वैसे ये सही है। मैं यही बनाता हूँ, तुम ये बनाना, ठीक है, ये बना दो भाई, मैं यही बना देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो कुछ रेजोनेंस हो रहा दिखाई दे रहा है। अगर तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आता है तो तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3, इसको लेके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं भाई यहाँ पे, 4। तो ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि पूरा नहीं घूम रहा है। पहले क्या था ये, एरोमेटिक। तो अभी स्टेबिलिटी बढ़ी घटी पे, ये तो घट गई स्टेबिलिटी, है ना। तो ये अपन वापस से ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि हमारा जो एरोमेटिसिटी थी वो वापस आ जाए, और उस एरोमेटिसिटी को वापस लाने के लिए ये क्या करता है, हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है ये तोड़ता है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड तोड़ता है, हाइड्रोजन पे प्लस आता है और कार्बन पे नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ये दोनों आपस में मिलके क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर वापस इसकी एरोमेटिसिटी वापस आ जाती है, ठीक है। अब समझने के लिए वो बनाते हैं, दिखाते हैं ऐसे कि ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड था ये टूट के यहाँ आ गया, ठीक है, बेंट एरो से रिप्रेजेंट करता। तो जो मैंने बताया वो समझने के लिए था, ये जो एरोज दिखाया है ये बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर H प्लस निकल गया है, E प्लस ने H प्लस को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। H प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम GOC का फर्स्ट लेक्चर ओपन करेंगे, उसमें अटैकिंग स्पेसीज के बारे में बताया है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, उसमें पहला ही एग्जाम्पल H प्लस का दिया हुआ, ठीक है। तो H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है। E प्लस क्या है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए हम इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग पे हो रहा है इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। छाप लो और लिखो टाइप्स ऑफ ES रिएक्शन। पांच टाइप के ES रिएक्शन अपने को पढ़ने हैं, होते तो बहुत सारे ES टाइप के रिएक्शन है, पर सिलेबस में अपने 5 ही है। तो पहला है हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन से मतलब है कि वहाँ पर किसका एडिशन होगा, हेलोजन का, बेंजीन रिंग पे हेलोजन जाके जुड़ेगा। और हेलोजन से मेरा मतलब है यहाँ पर खाली क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, ठीक है। फ्लोरिनेशन आयोडिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है बे? हाँ, तुम्हें पता है कि क्यों नहीं है, ठीक है, बताया मैंने कभी। हाँ, कि फ्लोरीन जो है बहुत फास्ट रिएक्ट करता है और आयोडीन बहुत स्लो रिएक्ट करता है, इस वजह से इन दोनों को हम हटा देते हैं। जनरली हेलोजिनेशन का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो क्लोरीन को ऐड करेंगे तो क्लोरीनेशन बोलेंगे, ब्रोमीन ऐड करेंगे तो ब्रोमिनेशन बोलेंगे। नाइट्रेशन मतलब क्या है बे? क्या जोड़ रहे हैं उसके ऊपर? NO2 जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो NO2 अगर जोड़ता है तो नाइट्रेशन बोलेंगे। सल्फोनेशन मतलब क्या जोड़ रहे हैं? SO3 जोड़ रहे हैं, टेक्निकली SO3H जोड़ रहे हैं। एल्काइलेशन मतलब क्या हो रहा है? कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ रहे हैं, कोई भी एल्काइल ग्रुप जोड़ेंगे तो उसको एल्काइलेशन बोलेंगे। और एसाइलेशन का मतलब है एसाइलियम ग्रुप जोड़ रहे हैं। अब ये जो ग्रुप होता है ये CH3CO, ये इस ग्रुप को हम एसाइलियम ग्रुप बोलते हैं, AC से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पढ़े हो ना। हाँ, और इस एसाइलियम ग्रुप के आगे जब O लग जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? OAC। याद है OAC? हाँ, वही एसीटेट को हम OAC से रिप्रेजेंट करते हैं, ये AC है, इसी को हम एसाइलियम ग्रुप बोलते हैं। और ये जब जाके जुड़ेगा तो
जो प्रोसेस होगा, जो रिएक्शन होगा, उसको हम एसाइलेशन बोले। ठीक है, छाप लिया तो लोगों ने? तो लिखो पहला हेलोजिनेशन। ठीक है, ये छापे थे ना बे? हेलोजिनेशन में सबसे पहली चीज जो जाननी है वो है रिएजेंट। ध्यान से सुनेंगे, है ना? बहुत सारे लोग ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, तो मुझे पता है कौन ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा, फिर जवाब नहीं दे पाओगे, फिर बैठ के मैं बेइज्जती करूंगा, टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा कि ध्यान से सुनते रहो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सिलेबस भी हो जाएगा। ठीक, तो रिएजेंट पहले देखें कि हेलोजिनेशन में क्या क्या यूज होता है। जो सबसे पहला क्लोरीनेशन के लिए जो यूज होता है, इसके लिए यूज करते हैं हम क्लोरीन Cl2 प्लस FeCl3 यूज करते हैं, या फिर Cl2 प्लस AlCl3 यूज करते हैं। ये दोनों ही यूज कर सकते हैं अपन, Cl2 और FeCl3, और Cl2 और AlCl3। ठीक, ब्रोमिनेशन में हम क्या यूज करते हैं? Br2 और FeBr3 यूज करते हैं, और या फिर Br2 और क्या यूज कर सकते हैं बे? AlBr3? नहीं, AlCl3 ही यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में AlCl3 यूज होता है, एक चीज हमेशा याद रखना कि ये कौन सा AlCl3 यूज होता है, एनहाइड्रस AlCl3 यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ भी AlCl3 एनहाइड्रस ही रहता है। ठीक, एक और चीज जो तुम्हें जाननी, जब भी रिएक्शन में एनहाइड्रस AlCl3 यूज होता है ES वाले में, उस रिएक्शन को हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, कौन सा रिएक्शन? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। आई होप कि स्पेलिंग सही लिखे हो, ऐसे ही कुछ होता है। स्पेलिंग में क्या छूट गया? FRIE ना? FRIE होता है, यही होता है स्पेलिंग। ठीक है, और ये वाली रिएक्शन भी जब AlCl3 यूज होगा तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो अगर अगर हमने Cl2 और FeCl3 लिया, तो उस टाइम पे होने वाला जो क्लोरीनेशन है उसको खाली क्लोरीनेशन बोलेंगे, कि क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन हो रहा है। पर Cl2 और AlCl3 लिया है तो उस रिएक्शन को हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट क्लोरीनेशन बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही Br2 जब लेंगे तो Br2 और FeBr3 लेंगे तो उस प्रोसेस को हम खाली ब्रोमिनेशन बोलेंगे, लेकिन अगर Br2 और AlCl3 ले लिया तो उसको बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट ब्रोमिनेशन। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, ये छाप लिया। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे Cl2 है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं कौन सा रिएजेंट ले रहा हूँ, है ना? तुम अपने मन से इसको सही कर सकते हो। Cl2 और FeCl3 के बीच में आपस में रिएक्शन होता है और Cl प्लस बनता है, और साथ में बनता है FeCl4 माइनस। ठीक है, बेंजीन के ऊपर कौन सा आयन अटैक करेगा, Cl प्लस या FeCl4 माइनस पे? तो यहाँ जो अटैकिंग स्पेसीज है वो क्या है? Cl प्लस। ये अटैक करता है। अब देखो, तीर मैं ऐसे बना रहा हूँ पर तुम समझ रहे हो कि कैसे बनना चाहिए। हाँ, ये अटैक करता है, ये एक कंपाउंड बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, जिसमें तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि रेजोनेंस है, दिख रहा है ना? पर रेजोनेंस है, पर एज सच उतना स्टेबल नहीं है, यही वाला स्टेप स्लो होता है। और इसके बाद ये वापस से अपनी एरोमेटिसिटी गेन करने की कोशिश करता है, और गेन करता भी है, और यहाँ पर Cl जुड़ा रहता है और H बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये वाला स्टेप फास्ट। क्या? हाँ, क्लोरीनेशन नहीं पढ़ा ना, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा है ना, एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। अब लास्ट में क्या होता है? जो H प्लस है, ये जो H प्लस है, ये H प्लस, ये रिएक्ट करता है
Cl4 माइनस से और बनाता है HCl और FeCl3। तो टेक्निकली जो FeCl3 है जैसे यूज हुआ है वैसे ही बाहर निकल जाता है, ठीक है। और इन सारी रिएक्शन, इस रिएक्शन को जब ऐड करोगे, देखो ध्यान से, ऐड करेंगे तो क्या लग रहा है यहाँ पे, ये बेंजीन है, बेंजीन है, इसके ऊपर क्लोरीन लिया हमने और इधर FeCl3 लिया है। ऐसा दिखने में लगता है कि ये FeCl3 कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है, पर ऐसा है नहीं। और यहाँ ये Cl बनता है और प्लस HCl बनता है। अगर ऐड करोगे तो यही आएगा, ऐड करके देखना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे इसको डब्बा बना के दिखाते हैं। डब्बा कैसे बनाते हैं बे, यहाँ से H निकला है और H और Cl का ऐसा डब्बा रहता है, डब्बे के अंदर क्या लिखा हुआ है, HCl, तो HCl निकल गया और Cl जाके यहाँ जुड़ गया, ठीक है। तो तुम चाहो तो ये डब्बे वाली रिएक्शन भी याद रख सकते हो, तुम चाहो तो ये मैकेनिज्म भी याद रख सकते हो। क्या करना ज़्यादा कन्वीनियंट है, मैकेनिज्म वाला, ठीक है। तो मैकेनिज्म याद रखो तो ज़्यादा सही है, ठीक है। सेम ऐसे ही देख लो, छापो नहीं, अभी रुक जाओ। अगर यहीं FeCl3 की जगह पे AlCl3 रहता तो यहीं Fe की जगह पे हर जगह तुम क्या लिख दोगे, Al, है ना। और सेम यही रिएक्शन, सेम वही मैकेनिज्म होता है, सेम वैसे ही प्रोसेस होता है, बस इस रिएक्शन का नाम क्या रख देते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट क्लोरीनेशन, ठीक है। ऐसी ब्रोमिनेशन वाला अपने से लिख लोगे और वो फ्रीडल क्राफ्ट ब्रोमिनेशन भी लिख लोगे, लिखना मत, खाली एक ही लिखना, ठीक है। जल्दी से आप, तुम्हारे पास 90 सेकंड का टाइम, 1.5 मिनट क्या है। नहीं, नहीं बनेगा। और एक्सेस में रखने से मल्टीपल सब्स्टिट्यूशंस होंगे जो कि सिलेबस में नहीं है। अपने को सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है और मोनो सब्स्टिट्यूशन ही करना है और कुछ नहीं करना। तो क्या 2 बार क्लोरीनेशन हो सकता है, हाँ हो सकता है ना। पढ़ना नहीं, करना भी नहीं। एग्जाम में जो भी आंसर आएगा वो मोनो सब्स्टिट्यूशन वाला आएगा, अनलेस की मेंशन ना हो, ठीक है। और वो आएगा नहीं कभी, मतलब ये नहीं आएगा कि कौन सा मेजर होगा, ये आएगा कि कितने डाई सब्स्टिट्यूशन बनेंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन, ठीक है। डाई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा इस पे, वैसे होगा, होता है डाई सब्स्टिट्यूशन। क्या और एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन कराया, सारे जगह पे लगा दिया। ये कब ऐड किया इन्होंने, नया ऐड किया क्या। वैसे मोनो सब्स्टिट्यूशन ही सिलेबस में है। एनहाइड्रस अच्छा डार्क में, अच्छा ठंडे में रिएक्शन कराते हैं तो हेक्साक्लोरोबेंजीन बनता है। बिल्कुल बनेगा, बनेगा तो है ही, पर करना नहीं चाहिए था अब, क्योंकि लिख दिया है तो ठीक है, फिर कराएंगे। हाँ, इसमें हेलोजनेशन में भी इसको फ्रीडल क्राफ्ट ही बोलते हैं, ठीक है। FeCl3 ले सकते हैं, FeBr3, AlCl3 भी ले सकते हैं, पर जब AlCl3 लेते हैं ना, हाँ जब AlCl3 लेते हैं तो उसी को फ्रीडल क्राफ्ट बोलने लग जाते हैं। अभी ये आगे बताऊंगा, मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है, एल्कालेशन में भी बताऊंगा।
क्या हुआ बे? ये क्या चीज़ लटकाई है बे यहाँ पे? क्या हुआ? हाँ हाँ, क्या हुआ? शॉर्ट टर्म मेमोरी का दिक्कत है। तू कौन है? कर लिया होगा। अगला जो रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन। ठीक है। कुछ कर सकते हैं कम एफर्ट लगा के। नाइट्रेशन में अपन जो यूज करते हैं, क्या हुआ बे? क्या हुआ? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में मतलब अपन क्या जोड़ रहे हैं? NO2 जोड़ रहे होते हैं। रिएजेंट यहाँ पे क्या लेते हैं? कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4। ये दोनों ही कंसंट्रेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं H2O, NO2 प्लस और HSO4 माइनस। ठीक है। ये बनाता है। टेक्निकली अगर इसको थोड़ा जूम इन करके देखा जाए तो HNO3 का जो फोटो होता है ऐसा बनता है, और H2SO4 का फोटो ऐसा बनता है। HNO3 और H2SO4 दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। कौन सा एसिड इसमें स्ट्रॉन्गर एसिड है रिलेटिवली? H2SO4 या HNO3 वे? H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो ये क्या करता है, यहाँ से H प्लस देता है और HNO3 अपना OH देता है। तो ये डब्बे में क्या लिखा हुआ है? पानी। तो डब्बे में पानी है, वो पानी निकल जाएगा और ये क्या बनता है? NO2 प्लस, और इधर ये क्या बनता है? HSO4 माइनस। तो यहाँ पर अटैक कौन करता है फिर? NO2। ठीक है। यहाँ पर NO2 प्लस अटैक करता है इसके ऊपर। यहाँ NO2 जुड़ता है, यहाँ पर सेम वैसी रिएक्शन होती है, H वहाँ से रिमूव होके जाता है और ये जो H प्लस है ये HSO4 से रिएक्ट करता है और H2SO4 बना लेता है। ठीक है। अब दिखने में ऐसा लगता है कि ये जो H2SO4 है वो एज अ कैटलिस्ट है, पर हाँ है भी। H2SO4 जैसा है वैसा ही रहता है और HNO3 टेक्निकली रिएक्ट करता है। तो जब डब्बा बना के लिखोगे तो ऐसा डब्बा बनता है। डब्बे में क्या लिखा हुआ है? पानी। यहाँ पे पानी बन जाता है और यहाँ पर NO2 जुड़ा रहता है। ठीक है। डब्बा बनाने में एक छोटा सा दिक्कत ये है कि डब्बे में ऐसा फील होता है कि बेंजीन अपना हाइड्रोजन दे रहा है और HNO3 अपना OH दे रहा है। तो HNO3 जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू बेंजीन, वो OH दे रहा है और बेंजीन H दे रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा डब्बा देखने से लगता है। पर एक्चुअल में अगर मैकेनिज्म देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि HNO3 अपना OH दे रहा है H2SO4 को, क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है और वहां से फिर NO2 अटैक कर रहा है, तब H प्लस निकल रहा है। ये टोटली डिफरेंट प्रोसेस। पर तुम डब्बा बनाने वाला भी कर सकते हो। ठीक है। लिख लो।
छाप लिया होगा बे। अगला जो ES रिएक्शन, जल्दी छापो। अगला जो ES रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है कंसंट्रेट H2SO4। अब H2SO4 जब हाईली कंसंट्रेट हो जाता है तो ये टूटता है H2 और SO3 में, ठीक है। यहां पर देख, तो SO3 अटैक करता है यहां, ऐसे देखो ध्यान से, प्लस साइन नहीं रहता। ये जो बेंजीन का नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करता है सल्फर पे, और कोई भी एक पाई बॉन्ड तोड़ दो जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, इस तरह से रिएक्शन होती, ठीक है। और इसके बाद से फिर से ये अपना ये H+ निकलता है। हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है, वो अभी जस्ट डिस्कस करूँगा मैं। यहाँ से H+ निकलता है तो SO3 माइनस बनता है, और ये H+ है तो ये H+ जाके किसके साथ कंबाइन हो जाता है, इसी के साथ जुड़ जाता है, और SO3H का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो H निकलता है वो यही नेगेटिव के पास चला जाता है, तो टेक्निकली यहाँ पे सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब अगर ऐड किया जाए डब्बा बना के तो ये बनता है, देखो ऐसे डब्बा बनाओगे तो ये बनता। डब्बा बनाने से ये एक इल्यूजन जनरेट हो सकता है बिल्कुल भी कि बेंजीन अपना H+ दे रहा है, जो कि दे भी रहा है, और H2SO4 अपना OH दे रहा है, पर एक्चुअल में ये प्रोसेस नहीं हो रहा, ये प्रोसेस ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा दिक्कत ये है कि ये जो पहला वाला स्टेप है ये फास्ट होता है, और जो दूसरा वाला स्टेप है वो क्या होता है, स्लो होता है। ये एक छोटी चीज़ है, याद रखना। बाकी सभी जगह में पहला वाला स्टेप स्लो रहता है, सल्फोनेशन में पहला वाला फास्ट होता है और दूसरा वाला स्लो होता है, ठीक है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, आगे डिस्कस करेंगे। ओलियम, क्या बोल रहा है? ओलियम किसी को नहीं बोलेंगे, कंसनट्रेट H2SO4 है, ओलियम नहीं लेता। ओलियम से भी रिएक्शन करा दे, जब कंसनट्रेट से होगा तो ओलियम से भी हो जाएगा। ओलियम भी ले सकते हैं, ओलियम इसमें से कोई नहीं है, कंसनट्रेट H2SO4 से हो रहा है तो ओलियम की जरूरत क्या है, पर ओलियम लेंगे तो भी होगा। ओलियम क्या होता है, ओलियम होता क्या है तो बताएगा? H2SO4 और SO3 का मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पे अटैक किसका करा रहे हैं, SO3 का। तो अगर कंसनट्रेट H2SO4 से SO3 मिल जा रहा है तो ओलियम की ज़रूरत नहीं है, पर अगर ओलियम ले ले रहे हैं तो SO3 अटैक करेगा कि नहीं करेगा, तो भी करेगा। तो ये चाहे SO3 ले लो चाहे ओलियम ले लो, काम तो वही करेगा।
कर लिया होगा। अगला जो रिएक्शन है वो है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में जो रिएजेंट यूज होता है वो यूज होता है आर सी एल, मोस्टली आर सी एल या आर एक्स यूज होता है, प्लस एफ ई सी एल थ्री यूज होता है। ठीक है। और या फिर आर एक्स यूज होता है और ए एल सी एल थ्री यूज होता है, एनहाइड्रस। अब अगर आर एक्स और एफ ई सी एल थ्री यूज कर रहा हूं मैं, तो ये जो प्रोसेस होगा इसको अपन कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? खाली एल्काइलेशन, है ना, अगर एफ ई सी एल थ्री यूज कर रहे हैं तो। और लेकिन अगर मैं आर एक्स के साथ ए एल सी एल थ्री यूज कर रहा हूं तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? प्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, है ना। तो दोनों रिएक्शन होती है। इस वाली रिएक्शन को हम एल्काइलेशन बोलते हैं, सिर्फ एल्काइलेशन, और इस वाले को प्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है। रिएक्शन क्या होती है? आर एक्स और एफ ई सी एल थ्री आपस में रिएक्ट करके आर प्लस और एफ ई एक्स सी एल थ्री माइनस बनाते। ठीक है। यहां पर कौन अटैक करता है? आर प्लस अटैक करता है, जो कि मैंने ऐसा अटैक करते हुए दिखा है। यहाँ पे आर जुड़ता है, एच प्लस बाहर आता है, और ये जो एच प्लस है ये रिएक्ट करता है एफ ई एक्स सी एल थ्री से, माइनस से, और एच एक्स और एफ ई सी एल थ्री बनाता। ठीक है। तो टेक्निकली देखने में ऐसा लगता है कि जो रिएक्शन हो रही है वो ये हो रही है। यहाँ पर एच क्या था? आर एक्स ना, और एफ ई सी एल थ्री था। डब्बा बनाते हैं, बेंजीन के साथ आर जुड़ा और ये एच एक्स बना। ऐसे डब्बा बना के भी कर सकते हो, तो मैग्नीन से करना ज़्यादा सही है। इस वाले में ये वाला स्टेप स्लो होता है फिर से, और ये वाला फास्ट होता है। एफ ई सी एल थ्री की जगह पे एल सी एल थ्री भी रखोगे तो भी सेम ऐसा ही रिएक्शन होगा। ठीक है। उसी में मिटा मिटा कर रहा हूँ, समझ तो नहीं जा रहे हो तुम लोग? ठीक है। दाब लिया बहन।
देखो अगला रिएक्शन, एसाइलेशन। एसाइलेशन में जो रिएजेंट यूज होता है वो RCO, Cl, और साथ में क्या यूज होता है, AlCl3 एनहाइड्रस। अब क्योंकि यहाँ पर AlCl3 एनहाइड्रस या FeCl3 यूज नहीं करते हैं, तो इस एसाइलेशन वाले प्रोसेस को हमेशा ही क्या बोला जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोला जाता है। और इन जनरल ये अंडरस्टूड भी होता है कि एसाइलेशन का मतलब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ही करा रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का नाम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ही है, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट ही करा रहा है। यहाँ पे क्या होता है, AlCl3 इसके साथ रिएक्ट करता है और RCO प्लस बनाता है ये कार्बोकेटायन, और AlCl4 माइनस बनाता है। अब यहाँ जो अटैक करता है ये RCO प्लस अटैक करता है, देखो। अरे Cl था ना। ऐसे एलियम ग्रुप आगे जुड़ता है और ये बनता है, ऐसे डब्बा बनाओगे तो ऐसे बनेगा, खुद से भी बना सकते हो, बट ठीक है, इतना ही पढ़ना है, बाकी सीखना है, ठीक है। ये तो तब रिएक्शन होगी जब बेंजीन खाली है तब। अगर कोई बेंजीन का डेरिवेटिव है तो ऐसे में क्या करेंगे वो भी देखेंगे। छाप लिया।
ठीक। अब ये फास्ट और स्लो वाले रिएक्शन से क्या होगा, अगर ये वाला पहला वाला स्टेप स्लो है तो यही स्टेप कौन सा स्टेप बनेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बनेगा। और दूसरा वाला स्टेप फास्ट है, दूसरे वाले स्टेप को और फास्ट कर दे तो ओवरऑल रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, और दूसरे वाले रिएक्शन की रेट को स्लो करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेट का फर्क सिर्फ किससे आएगा, स्लो वाले से आएगा। ठीक है, तो अगर कार्बोकेटायन स्टेबल बन जा रहा है, क्योंकि इंटरमीडिएट यहाँ कार्बोकेटायन, अगर ये कार्बोकेटायन स्टेबल है तो रेट ऑफ, तो ये जल्दी से बनेगा कि धीरे धीरे बनेगा बे, जल्दी से बनेगा। तो ये वाली रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, फास्ट, और ये वाली रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, स्लो, क्योंकि ये स्टेबल है, तो स्टेबल होगा तो कम रिएक्ट करना चाहेगा, तो ये वाली रिएक्शन की रेट फास्टर हो जाएगी, ये वाली रिएक्शन की रेट स्लोअर हो जाएगी। तो ओवरऑल रिएक्शन की रेट क्या होगी, फास्ट, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, पहला वाला। समझ में आ रही है बात? ठीक। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर मैं ये कंपाउंड लेता हूँ C6H6 लेता हूँ, C6D6 लेता हूँ और C6T6 लेता हूँ, ये H, D और T क्या है पता है, इनके आइसोटोप्स। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन होगा तो C6H6, ड्यूटेरियम होगा तो C6D6 और ट्रीटियम होगा तो C6T6। ठीक है, ऐसे में कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान होता है, कार्बन हाइड्रोजन का, कार्बन ड्यूटेरियम का, या कार्बन ट्रीटियम का भी। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना आसान होता है, हाइड्रोजन की माइग्रेटिंग टेंडेंसी अच्छी होती है, हल्का होता है। ड्यूटेरियम उससे थोड़ा भारी होता है, थोड़ा धीरे धीरे रिएक्ट करता है, और ट्रीटियम थोड़ा और स्लो रिएक्ट करता है ना, हाइपोथेटिकल है पर हाँ अगर ऐसा हो तो एसाइलेशन रिएक्शन में कौन फास्ट रिएक्ट करेगा, C6H6 फास्ट रिएक्ट करेगा, C6D6 या C6T6, सबसे तेजी से कौन रिएक्ट करेगा, ये तीनों बराबर रिएक्ट करें। ठीक है, क्यों तीनों बराबर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि H का निकलना कौन से स्टेप में हो रहा है, फास्ट वाले स्टेप में हो रहा है। तो अगर C6H6 लेंगे तो फास्ट वाली रिएक्शन जो है ये वाली सेकेंड वाला स्टेप फास्टर होगा, D6 लेंगे तो सेकेंड वाला स्टेप थोड़ा स्लोअर होगा, और T6 लेंगे तो सेकेंड वाला स्टेप सबसे स्लो होगा। पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, ये, तो वो चाहे स्लो फास्ट हो, ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या रहेगी, वही रहेगी। समझ में आ रही बात? सेम ऐसे ही एल्काइलेशन करेंगे, इन तीनों में कौन तेजी से सबसे रिएक्ट करेगा, बराबर। समझ में आ रही है बात? क्योंकि भले ही हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, H जल्दी निकलता है और ड्यूटेरियम थोड़ा धीमे निकलता है, पर वो जिस स्टेप में निकल रहे हैं वो फास्ट है, और वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं। पर जब सल्फोनेशन करते हैं तो C6H6, C6D6 और C6T6 में कौन फास्ट रिएक्ट करता है, सल्फोनेशन में ये ऑर्डर है। तो बैठ के एक्सेप्शन याद करो क्या, ऐसे ही है जो है। ठीक है, इस वाले में कौन फास्ट रिएक्ट करेगा वे, नाइट्रेशन में तीनों बराबर, क्लोरीनेशन में भी कौन फास्ट रिएक्ट करेगा, बराबर, सिर्फ सल्फोनेशन में ये ऑर्डर आता है। समझ में आ रही है बात? अगर दो तरीके से रेट अफेक्ट होता है, अगर कार्बोकेटायन किसी तरह से स्टेबल हो जाए तो ओवरऑल रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, लिखो ES रिएक्शन ऑन बेंजीन डेरिवेटिव, बेंजीन डेरिवेटिव का मतलब बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा। अब मान लेता हूं कि वो जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग कर दे, डोनेटिंग कर दे, मान लगी ये डोनेटिंग ग्रुप है, अभी डोनेटिंग ग्रुप लेके चलते, और इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल में अटैक कराना चाहता। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल कितनी जगह पे अटैक कर सकता है वे, एक तो यहाँ अटैक कर दे, एक यहाँ अटैक कर दे, और एक यहाँ अटैक कर, और एक यहाँ अटैक कर, और एक यहाँ अटैक कर। टोटल कितनी जगह बनी वे, 3। दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि ये वाला दोनों तो सेम ही है
है ना। तो यहाँ अटैक हो या यहाँ अटैक हो, दोनों ऑर्थो पे अटैक हो तो भी एक ही बात है। यहाँ इन दोनों पे अटैक हो, ये दोनों मेटा पे अटैक हो रहा है तब भी एक ही बात है। और ये पैरा पे अटैक है तो वो एक डिफरेंट। ठीक है, तो टोटल कितने अटैक पॉसिबल हैं? 3। तो कहाँ अटैक कराएंगे? अभी तो अटैक तो तीनों जगह रहेंगे, देखते हैं कहाँ ज़्यादा अटैक होगा। अगर मैं ऑर्थो पे अटैक कराता हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? एक डंडा ही टूट गया, पैरा वाला यहाँ पे। ऑर्थो पे अगर मैं अटैक कराता हूँ तो ये बॉन्ड टूटेगा, देखो ध्यान से, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, दिख रहा है ना बे? अगर मैं पैरा पे अटैक कराता, ये बॉन्ड टूटेगा, टूटना, यहाँ एच आएगा, यहाँ ई आएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, दिख रहा है? और अगर मैं पैरा पे अटैक कराता हूँ तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक जगह एच, एक जगह ई और इस जगह पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिखाई दे रहा है? ये तीनों कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी है। अब सवाल ये है कि इन तीनों में से कौन, कहाँ पर ज़्यादा अटैक होगा और कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। ठीक है, देख के बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है। जब ऑर्थो पे अटैक हो रहा है तब, मेटा पे अटैक हो रहा है तब, या पैरा पे अटैक हो रहा है तब? बोलना नहीं है, खाली सोचना है, जब पूछे तो हाथ उठाना। ठीक है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, और उसी को, उसी रूल को उसी ऑर्डर में फॉलो करें। ठीक है, हम्म। और किसके बारे में तो बता रहे थे? नहीं नहीं, इन्हीं तीनों में अटैक कराना। कितने लोगों को लगता है कि ऑर्थो पे अटैक होने से जो कंपाउंड बन रहा है, जो इंटरमीडिएट बन रहा है, वो ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल? हाथ उठाओ, छोटा छोटा हाथ उठा रहे हैं। कितने लोगों को लगता है कि मेटा पे अटैक करने से जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है? इसमें भी छोटा छोटा हाथ उठा रहे हैं। और कितने लोगों को लगता है पैरा पे अटैक करने से जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है? इसमें भी 3-4 लोग ही हाथ उठा रहे हैं। बाकी कितने लोगों को लगता है कि तीनों इक्वली स्टेबल है, वे तीनों में से कहीं भी अटैक कराया जा सकता है? वो और ऊंचा हाथ उठाओ, डरो नहीं। और कितने लोगों को लगता है कि ऑर्थो और पैरा वाला दोनों इक्वली स्टेबल है पर मेटा वाला कम स्टेबल है? वो लोग हाथ उठाएं। ठीक, तीनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पा रहे हो तुम लोग? कॉपी बनाने की जरूरत नहीं, मन में बनाओ। आई होप कि तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मन में बनाने आता है। इन तीनों कार्बोकेटायंस के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं? 3-3 बन रहा है, दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना भाई? जो जब जब ऑर्थो पे अटैक कर रहे हैं ना, पहला वाला देखते हैं, सबसे ऊपर वाला। ऑर्थो पे जब अटैक कर रहे हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो मेटा पोजीशन पे आ रहा है, आ रहा है। वो पॉजिटिव चार्ज जब डीलोकलाइज हो रहा है दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो फिर से वो पॉजिटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे ही जा रहा है, दिख रहा है? और जैसे ही फिर अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बगल में आ रहा है, दिखाई दे रहा है? अभी दिख रहा है ना? ठीक है, ठीक है। जब मेटा पे अटैक कर रहे हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑर्थो पोजीशन पे जा रहा है, दिख रहा है? रेजोनेंस करने के बाद वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो फिर से ऑर्थो पे गया है, और अगले रेजोनेंस के बाद वो कौन से पोजीशन पे गया? पैरा पोजीशन पे। कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बगल में नहीं आ रहा वो पॉजिटिव चार्ज, दिख रहा ना? अबे दिख रहा है कि नहीं? हाँ, फॉलो करते रहना। और जब पैरा पे अटैक कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे आ रहा है, जब रेजोनेंस कर रहे हैं तो वो तुरंत पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बगल में जा रहा है, फिर उसके बाद रेजोनेंस कर रहे हैं तो वो फिर से वापस मेटा पे जा रहा है। ठीक है, तो मोर और लेस जो पहला और तीसरा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो एक ही जैसे, और जो बीच वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है।
क्योंकि बीच वाले में जो पॉजिटिव चार्ज है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बगल में नहीं गया, लेकिन फर्स्ट और थर्ड का जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस के बाद किसी न किसी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बगल में है। ठीक, इतना ऑब्जर्वेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, घटाते हैं? बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्थो और पैरा पे अटैक होने के बाद जो बनने वाले कार्बोकैटायन हैं वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हैं बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, और मेटा वाला क्या है? कम स्टेबलाइज है। तो ज़्यादा कौन से लोग बनेंगे? ऑर्थो और पैरा वाले बनेंगे। ठीक है, ऑर्थो और पैरा वाले ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, और इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो सब के सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये वाला कंपाउंड मोर स्टेबल है, ये वाला भी मोर स्टेबल है, और ये वाला क्या है? थोड़ा कम स्टेबल। हाँ हाँ, अरे तार यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, इन तीनों ही जगह से हाइड्रोजन जब निकलेगा और अपनी ये एरोमेटिसिटी को गेन करेगा, तो उस टाइम पे जो बनने वाला प्रोडक्ट है, पता नहीं कैसे बनाऊंगा मैं, वो ये बनेगा। तो ये दोनों ज़्यादा बनेंगे, ये कम बनेगा, ये माइनर हो। ठीक है, अब ऑर्थो और पैरा दोनों ही बन रहे हैं, पर अब सवाल ये है कि इन दोनों में से किसको मेजर बनाएंगे भाई? तो इन दोनों में अगर तुम देखोगे ना, तो इलेक्ट्रोफाइल जब यहाँ अटैक कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से इसको थोड़ा सा क्या मिलेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस मिलता है ना, रिपल्शन मिलता है। और इसी वजह से ऑर्थो और पैरा दोनों ही स्टेबल होने के बावजूद मेजर कौन सा बनता है? पैरा वाला मेजर बनता है। ठीक है, हालांकि जो डिफरेंस होता है मेजर माइनर के बीच में वो ज़्यादा नहीं रहता, ऑर्थो और पैरा दोनों ही बनते हैं। ठीक है, तो जस्ट इन केस अगर मान लो कि ये 45% बना तो वो 43% बने। ठीक है, तो इतने का ही डिफरेंस रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। ठीक है, तो अगर ये 45 और ये 43 बन रहा है तो ये कितना बनेगा? इतना मैथ्स तो नहीं आती है, नहीं? 11 12 13 12% है ना? क्या करना था? 43 प्लस 45 को जोड़ के 100 में से घटाना था। खैर, ऐसे जस्ट एक मैं चेक कर रहा था कि तुम्हारा बेसिक मैथ्स कैसा है, पर पता चल गया। बस वैसे मुझे पता था, बट ठीक है, समझ सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल पढ़ा सकते हैं यार ऐसा। मैं उनको बोलता हूँ एक क्लास ले ले मूल कॉन्सेप्ट। ना ना, ले ले। अरे मूल कॉन्सेप्ट फिजिक्स में भी एक्चुअली में क्या है, यूनिटरी मेथड ही तो है वो। फिजिक्स राय सर बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर मुझसे बढ़िया राय सर ही पढ़ाएंगे। मैं बोलता हूँ कि उनको पढ़ाएं, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर है पूरा फिजिक्स ही, जबरदस्ती का केमिस्ट्री में डाल रखे उसको। पढ़ा दिया उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी चीज़ें, पर मैंने केमिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ाया था, उन्होंने फिजिक्स वाला पढ़ाया होगा। उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बहुत सारा बताया होगा कि इसमें न्यूट्रिनो भी होता है, एंटी न्यूट्रिनो भी होता है, मेसॉन भी होता है, ये सब। मैं ये सब कुछ नहीं पढ़ा था, मैं खाली बोलूँगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बस। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो नहीं बताया? पॉजिट्रॉन, बीटा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन, ये सब। ठीक है, फिर भी फिजिक्स वाले सर पढ़ाए होंगे तो ज़्यादा समझ में आया होगा, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। ये तो सामान कहाँ पैक कर रहा है अभी छोड़े नहीं है? समय समाप्त हो गया क्या? हाँ, पर ठीक है, कॉन्सेप्ट समाप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो क्लास को ऐसे 10 मिनट के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। आज वैसे सोच के आया था कि पूरा पढ़ाएंगे, पर ठीक है, नहीं होता कम से कम क्वेश्चन तो लिख के जाएंगे। ये छाप लिया ना? कोई बात नहीं, कोई बात, पीपीटी में लगी वो कर लेना। अब यहाँ पर
डोनेटिंग की जगह पे अगर मैं विड्रॉइंग ग्रुप लगाता हूं, बस वही कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो मान लें कि यहां विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, सेम यही 3 कार्बोकेटायन बनेंगे और ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे। इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है वे? इन सब में रेजोनेंस कराओगे ना, तो इन दोनों में ही पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के बगल में जाएगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बीच वाला। ठीक है, तो इसको हटाएंगे। अरे क्या हुआ बे, परेशान से लग रहा। कितने लोग चाहते हो छोड़ दे? तुम जा सकते हो। ठीक है, जो लोग हाथ उठाए वो जा सकते। ठीक, छाप लिए। बस एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख के छोड़ देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, खाली क्वेश्चन लिखो और जाओ। लिखो, राइट द मेजर प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन। राइट द मेजर प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन, बस। हाँ, कुछ रिएक्शन लिख रहे हैं, उसका प्रोडक्ट बना के चले जाना। नहीं नहीं नहीं, उतना मैं जानता हूँ कि टीचर अगर क्लास खत्म होने के 2 मिनट बाद भी रुक जाता है तो मन में कैसी भावनाएं उठती हैं तुम्हारे, ये जानने के बावजूद भी मैं यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ। खाली मेजर, सारे नहीं बनाने, सारे बना के सबके नीचे एम नहीं लिखना है ना, सारे खाली मेजर बनाना, सिर्फ मेज। जहाँ AlCl3 लिखा है वो एनहाइड्रस AlCl3 ही है।
क्या लिया? क्या है कुछ कंपाउंड? अब क्या करेंगे, उसका नाम नहीं पता। बस ठीक है, इतना इतना। ये NHCOCH3, हाँ ठीक था। इधर ही बनाया था कहीं। बनाओगे तो दिख जाएगा। नहीं वैसे बनाया नहीं यहाँ पे। यहाँ पर NHCOCH3 होता है, अमाइड है, अमाइड, सेकेंडरी अमाइड है।